गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं क्लास 12 के लेसन नंबर 1 की, जिसका नाम है ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। जैसा कि आप जानते हो 11th क्लास में आपने पढ़ा था पदार्थ की मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से पहली अवस्था होती है गैस अवस्था, दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था, और तीसरी अवस्था होती है ठोस अवस्था। 11th क्लास में आपने पढ़ा था गैस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में, और अब आप पढ़ोगे 12th क्लास में ठोस अवस्था के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था क्या होती है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपन गैस अवस्था के बारे में पढ़े थे। गैस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे पदार्थ के जो कण होते हैं वो अधिक दूरी पर होते हैं। और जैसे मान लीजिए अपन ने द्रव अवस्था के बारे में आपने पढ़ा था कि द्रवों के जो कण होते हैं वो गैसों की तुलना में थोड़े पास पास होते हैं। और ठोस अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे कि ठोसों के जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। तो हम मेनली 12th क्लास में ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस अवस्था के बारे में क्या क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ठोस अवस्था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ठोसों के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया कण या परमाणु अपन बोल सकते हैं। ये कण या परमाणु बहुत पास पास होते हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है इसको कहते हैं अपन अंतराण्विक दूरी। और इनके बीच में जो बल होता है वो बोलते हैं अपन अंतराण्विक बल या अंतराण्विक आकर्षण बल। तो यहाँ पर आपको मैंने एक छोटा सा फ्लो डायग्राम बनाया है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कण होते हैं इन कणों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होती है, और कम दूरी होने के कारण इनके अंतराण्विक जो आकर्षण बल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार से हम ये इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें छोटे छोटे परमाणु या छोटे छोटे कणों के बीच अंतराण्विक दूरी तो बहुत कम होती है और अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, पदार्थ की यह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। इसके बाद में अपन इसके कुछ गुणों की बात करते हैं। तो गुणों में हम देखते हैं, सबसे पहले गुण की बात करते हैं अपन। तो पहला गुण ये हो जाता है कि इनके मध्य अंतराण्विक दूरी बहुत कम, और अंतराण्विक जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब अपन तीसरे गुण की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ठोसों के कण हैं बहुत ज़्यादा पास पास में हैं और बहुत ज़्यादा पास पास में हैं, तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। आकर्षण बल से जुड़े हुए होने के कारण जब हम इन ठोस पदार्थों को गर्म करते हैं या इनको कुछ टेम्परेचर देते हैं या तापमान देते हैं, तो ठोस पदार्थों को गर्म करने पर या इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका आकर्षण बल आसानी से नहीं टूट पाता है, जिसके कारण इनके मध्य ये आसानी से ठोस अवस्था से यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आसानी से नहीं बदल पाते हैं। और आपको इस बात का पता है कि पदार्थों को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज करने के लिए जो तापमान दिया जाता है उसको कहा जाता है गलनांक, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको मेल्टिंग पॉइंट, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है एमपी। तो इसका मतलब ये हो गया इनके मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होने के कारण इनके गलनांक बहुत अधिक होते हैं। साथ ही अपन बात करते हैं क्वथनांक की, जिसको अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इंग्लिश में बोला जाता है इसको बॉइलिंग पॉइंट, इसको शॉर्टकट में प्रदर्शित किया जाता है बीपी से। तो गलनांक अधिक होंगे तो इनके आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनके क्वथनांक भी बहुत अधिक होते हैं। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख सकता हूँ इसका तीसरा गुण कि इनके गलनांक और
इनके जो क्वथनांक होते हैं यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ही अधिक होते हैं। फिर मैं आगे की बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए आगे की बात करने से पहले मैं आपको एक बात समझाऊँ कि जैसे मान लीजिए मैंने एक पात्र ले लिया, इस पात्र में मैं किसी भी ठोस पदार्थ को डालूं, चाहे किसी पत्थर के टुकड़ों को डालूं या कांच की गोलियों को डालूं। जैसे मान लीजिए मैंने इस पात्र के अंदर पत्थर के टुकड़े या कांच की गोलियां डाल दी, और कांच की गोलियां या पत्थर के टुकड़ों को मैं डालता हूँ और इनको डालने के बाद में इसके ऊपर एक पिस्टन लगाता हूँ। एक मैंने यहाँ पर पिस्टन लगा दिया, और पिस्टन लगाने के बाद में ये कांच की गोलियाँ इसके अंदर भरी हुई हैं, और पिस्टन लगाने के बाद में मैं इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाता हूँ, यानी प्रेशर का मतलब है दाब लगाता हूँ। तो ये कांच की गोलियाँ एक दूसरे यानी दाब लगाने पर इनके आयतन के मान में यानी इनके वॉल्यूम के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ये ठोस पदार्थ संपीड़ित नहीं होते हैं, यानी दबते नहीं है। संपीड़न का मतलब होता है दबने का गुण, यानी इन ठोस पदार्थों के अंदर संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ ठोसों के अंदर संपीड़ितता का गुण नहीं होता है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। फिर आगे की बात करता हूँ, मैं पांचवें गुण की बात करता हूँ। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपको मैंने ये गुण बताया संपीड़न का, तो उसी प्रकार से मैं एक पात्र लेता हूँ। इस पात्र के अंदर मैं कुछ जैसे एक ईंट लेता हूँ, एक ठोस अवस्था में एक ईंट है, और उस ईंट को जैसे मान लीजिए इस पात्र के अंदर मैं डालता हूँ। तो मैंने जब ईंट को बाहर से लिया है तो बाहर इसका जो आयतन था या आकार था, इस पात्र में डालने के बाद में भी इसका आयतन या आकार एकदम पहले जैसा रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ईंट का जो ठोस अवस्था में थी इसके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ठोस पदार्थों का ठोस का आकार व आयतन, ठोस पदार्थों का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आकार व आयतन निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए इसकी कंपेयर करें अपन एक तरल पदार्थों से। जैसे मेरे पास एक कोई पात्र है, एक कोई पात्र है, इस पात्र में मान लीजिए मैंने पानी डाल रखा है, और इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने कोई दूसरा पात्र लिया, एक लंबे आकार का पात्र ले लिया, और इस पात्र के अंदर इस पानी को मैं इस पात्र के अंदर डालता हूँ। तो इस पात्र के अंदर डालता हूँ तो पानी तो इस पात्र में था, और इस पात्र से मैंने इस पात्र में डाला। तो पहले पानी जब इस पात्र में था, जैसे मान लीजिए इसको मैं ए नाम दे देता हूँ और इसको बी नाम दे देता हूँ। तो ए नाम के पात्र में जैसा पानी था, पानी ने इस पात्र जैसा आकार कर रखा था, और इस पानी को मैंने बी नाम के पात्र में डाल दिया। तो अब इस पानी का जो आकार है वो आकार बी प्रकार के पात्र जैसा हो गया। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि पानी द्रव अवस्था में था, और द्रव अवस्था में होने के कारण इसने अपने आकार को चेंज कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि द्रवों में तो आकार परिवर्तित होता है। और जैसे मान लीजिए मैंने इससे कंपेयर करवाया अपन ईंट की, जैसे ईंट को मैंने बाहर ले रखा था और उस ईंट को मैंने दूसरे एक पात्र में डाला, तो बाहर जैसा ईंट का आकार था वैसा आकार निश्चित रहा। तो इसका मतलब हो गया इनका आकार निश्चित होता है। दूसरी बात मैंने बोली आयतन की। जैसे मान लीजिए इस ईंट की बाहर जैसे लंबाई, आयतन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आयतन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बाहर थी, वैसे की वैसे इस पात्र में डालने के बाद में ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी आयतन वैसा का वैसा है। तो इसका मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि ठोस पदार्थों का आयतन भी निश्चित होता है। छठवें गुण की मैं बात करता हूँ। जैसे एक गुण होता है विसरण का गुण, विसरण का गुण, या फिर मैं इसको एक प्रकार से कह दूँ बहने का गुण। जैसे अपन पानी की बात करें, पानी को किसी फर्श पर अपन जैसे मान लीजिए डालते हैं, तो पानी को फर्श पर डालते हैं तो पानी बहने लग जाता है। इसी प्रकार से मैं इस ईंट को फर्श पर डालूं तो फर्श पर पानी जैसे ही बहने का गुण प्रदर्शित नहीं करती है। तो पानी तो द्रव अवस्था में होता है और ईंट ठोस अवस्था में होती है, तो ईंट बहने का गुण प्रदर्शित नहीं करती है। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ
कि ईंट ठोस अवस्था में थी तो ईंट के अंदर विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि ठोस पदार्थों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। ये गुण हो गए। पहला गुण मैंने आपको बताया अंतराण्विक दूरी कम, दूसरा गुण मैंने आपको बताया अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक, तीसरा गुण मैंने बताया कि आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक, चौथा गुण मैंने आपको बताया ये दबते नहीं है, यानी असंपीड्यता का गुण पाया जाता है, पांचवा गुण मैंने आपको बताया कि इनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, और छठवां गुण मैंने आपको बताया कि इनके अंदर विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। आगे की बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक।